नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 10th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है संघवाद। ठीक है, संघवाद को हम समझने वाले हैं। इससे पहला जो चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाए और सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें। तो जैसे कि हमने सत्ता की साझेदारी की हमने बात की थी। सत्ता की साझेदारी में क्या होता है, सत्ता को बांटा जाता है। वो किसी समुदाय के बीच में हो सकता है, किसी धर्म के लोगों के बीच में हो सकता है, किसी वर्ग के लोगों के बीच में हो सकता है। इसी तरीके से संघवाद भी क्या है, एक तरीके से शक्ति का बंटवारा का ही सिद्धांत है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई जो बेल्जियम है, बेल्जियम ने क्या किया, एक सही फैसला लिया था। सत्ता की साझेदारी का सही फैसला था, जिसमें उन्होंने सभी जाति जो उनके मतलब भाषाई जो लोग हैं उनको महत्व उन्होंने दिया। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में जो जातिगत संघर्ष हुआ था, उसमें क्या किया, सिर्फ सिहली लोगों को ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया वहाँ पे, है ना। जो तमिल लोग थे उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, और इस कारण वहाँ पे गृह युद्ध हुए। आपको मालूम है ये बात। ठीक है, तो संघवाद में भी क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। संघवाद की परिभाषा हम कैसे देंगे, तो इसमें आप बताएंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगा या संघवाद में क्या होगा। जो शक्तियों का बंटवारा है वो 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारों के बीच में किया जाएगा। जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर की सरकार होती है, ग्रामीण स्तर की सरकारें होती है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, भारत में आप देखते हैं ना, सबसे ऊपर क्या है, केंद्र सरकार है, जैसे कि हमारे पीएम होते हैं, है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे। उसके बाद हर एक राज्य में राज्य सरकार है, जहाँ पे सीएम होते हैं। इसके अलावा आप जिले स्तर पे आएंगे तो वहाँ पे एमपी होते हैं, या फिर विधायक वगैरह होते हैं, वो शासन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ भी शक्तियों का बंटवारा, जो मुखिया होता है वहाँ पे, जो कि मुखिया का चुनाव होता है, उसको चुना जाता है। तो इस तरीके से कई स्तरों में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसी को हम संघवाद कहते हैं। ठीक है, तो संघवाद की विशेषताएं क्या होती है, जैसे संघीय शासन व्यवस्था है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आसान भी है। आप फ्री में नंबर ले सकते हो। अगर 3 नंबर का 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से पूरे नंबर ले सकते हो। देखिए, संघीय सरकार की सबसे पहली विशेषता क्या होगी, यहाँ पे सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होगी, जो जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई अलग अलग इस तरह की जो सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन कर रही होगी। जैसे कि भारत के लोग हैं, हम किसी गांव में रहते हैं। गांव में वो जो गांव होगा उसको कोई जिला होगा, है ना। जिला की बात करें, वो जिला है वो किसी न किसी राज्य में होगा, और जो राज्य है वो इंडिया देश में है ना, भारत में अपने। तो है तो हम इंडिया के ही, लेकिन हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, अलग अलग सरकार जो है शासन कर रही है। एक तो भाई केंद्र सरकार है जो कि हमारे ऊपर ही शासन कर रही है, एक राज्य सरकार है जो कि हमारे ऊपर ही शासन कर रही है। हम किसी न किसी जिले से जुड़े हुए हैं तो जिला स्तर की जो सरकार है वो भी हमारे ऊपर ही शासन करने लग रही है। हम किसी न किसी गाँव, या फिर अगर हम शहर में रहते तो भाई किसी न किसी जो आपका नगर निगम होता है ना, नगर निगम के किसी न किसी एरिया से हम क्या करते हैं, जुड़े होते हैं। तो क्या एक मतलब अलग अलग स्तर की सरकारें क्या कर रही है, एक ही नागरिक समूह पर शासन कर रही है। इसके अलावा बता सकते हैं लिखित संविधान। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की एक और खासियत क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, लिखित संविधान के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। अब लिखित संविधान जरूरी है संघीय या संघात्मक व्यवस्था को चलाने के लिए। अब लिखित संविधान क्यों होना चाहिए, तो देखिए, लिखित संविधान होने के लिए मतलब जरूरी इसलिए है लिखित संविधान होना, क्योंकि भाई सभी इस तरीके से जो सरकारें हैं उसको अपने नियम कायदे कानून मालूम हो, उनको अपने अधिकार क्षेत्र मालूम हो, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम ना करे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, लिखित संविधान होना जरूरी है। सारे नियम कानून मतलब जो भी सरकारी जो भी अधिकार क्षेत्र है उसको संविधान में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय राजस्व के क्या होते हैं, अलग अलग स्रोत होते हैं। भाई देखो, अब केंद्र सरकार है या फिर राज्य सरकार है, उनको क्या करना है, अपने लोगों के लिए भाई व्यवस्थाएं करनी है, हॉस्पिटल खुलवाने हैं, कॉलेज खुलवाने हैं, स्कूलों की स्थापना करनी है। तो सबके लिए क्या किया गया, अलग अलग फंड बना दिए गए हैं कि भाई इस क्षेत्र से, जैसे शराब है तो शराब से भाई राज्य सरकार टैक्स एकत्रित कर लेगी, है ना। इनकम टैक्स जो है वो आय से होने वाले जो टैक्स है उसको केंद्र सरकार क्या करेगी, अपने पास रखेगी। तो इस तरीके से क्या गया है, वित्तीय व्यवस्था की गई है अलग अलग सरकारों के लिए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आप ये बता सकते हैं। एक पॉइंट इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, जो हम बता सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होगा, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कई बार क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर दूसरे स्तर की जो सरकार है उनके बीच में कई बार अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर मतभेद हो जाते हैं। ठीक है, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है। अगर राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि उसका कोई अधिकार क्षेत्र है जिसमें केंद्र सरकार दखल अंदाजी कर रही है,
ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में वो न्यायपालिका जो हमारी है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका दरवाज़ा खटखटा सकती है राज्य सरकार। ठीक है। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है संघीय शासन व्यवस्था में। तो ये कुछ पॉइंट्स आप संघवाद की विशेषता में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं कि भैया ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आया। अब देखिए, जैसे कि हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे कि देशों में ना दो प्रकार की सरकारें देखने को मिल जाएगी। एक तो भाई संघात्मक सरकार हो सकती है, एक एकात्मक सरकार हो सकती है। एक संघात्मक और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो कि आपके घर में दो लीडर मान सकते हैं, जो कि मान लो कि भाई एक तो आपकी मम्मी है और एक पापा है। ठीक है। ज़्यादातर घर में किसकी चलती है, मेरे को मालूम है आपकी मम्मी की चलती होगी। ठीक है। बाकी अगर पापा की भाई चलती है तो कमेंट में मेरे को बता सकते हो कि भाई मेरे पापा की ज़्यादा चलती है। वैसे ज़्यादातर घर के अंदर भाई आपकी मम्मी की चलती होगी। ठीक है। तो संघात्मक सरकार को हम कैसे समझ सकते हैं? संघात्मक सरकार में होगा कि मान लो कि भाई मतलब घर में जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो आपके मम्मी और पापा द्वारा, दोनों द्वारा लिए जाते हैं। तो ये है एक तरीके से संघात्मक सरकार आपके घर के अंदर। लेकिन अगर हम देश की बात करें, किसी देश की, तो दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। वो केंद्र स्तर की सरकार एक हो सकती है, एक राज्य स्तर की सरकार हो सकती है। तो ये संघात्मक व्यवस्था में होगा। दूसरी तरफ एकात्मक व्यवस्था में एक ही सरकार होगी भाई, है ना। शासन जो है एक ही स्तर की सरकार में सीमित रह जाएगा। मान लो कि आपकी मम्मी है, घर की बात कर रहा हूँ, तो घर में आपकी मम्मी क्या है, बाहुबली एक तरीके से, मतलब सारे फैसले वही लेती है और आपके पापा जो है वो भीगी बिल्ली बन के उनके फैसलों को मानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया एकात्मक सरकार, जो कि आपके घर में है, आपकी मम्मी की एकात्मक सरकार वहाँ पे स्थापित हो चुकी है। तो ऐसे ही होता है कि भाई जैसे कि हम चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाइना में क्या है कि भाई राज्य सरकार ना नाम मात्र के है, पूरा जो शासन चलाने का जो अधिकार दिया गया वो केंद्र सरकार के पास है। सारे फैसले केंद्र सरकार ही लेती है, राज्य सरकार के पास नाम मात्र के अधिकार है। ठीक है। आगे बात समझ में आसान था ये। अब देखिए, जैसे संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होगा, राज्य सरकार के अपने अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, वो अपने अलग अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। केंद्र सरकार के अपने अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं भाई, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एकात्मक सरकार में क्या होगा, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। मतलब सारे फैसले केंद्र सरकार के मानने पड़ेंगे भाई राज्य सरकार को। ठीक है। उदाहरण के लिए हम जैसे भारत की बात करें, कनाडा की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो यहाँ पे संघात्मक सरकारें हैं। दूसरी तरफ आप फ्रांस जैसे देशों की बात करें, आप चाइना जैसे देशों की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एकात्मक सरकारें बनाई गई है। ठीक है। रसिया है एक आपका। उत्तरी कोरिया में तो भाई तानाशाही है। ठीक है। तो वहाँ पे भी एक का ही शासन है, लेकिन तानाशाही अलग हो जाता है वो। ठीक है। तो इस तरीके से आप संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है, परिभाषा आप दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जो भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, हमारे संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। अब भैया ये सूची है क्या, ये इंडेक्स बनाया गया जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र लिखे गए हैं कि भाई इन विषय पे इतने ऐसे विषय हैं जिसपे संघ सूची सरकार मतलब कानून बनाएगी। संघ सूची मतलब आप समझते हैं केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इतने ऐसे विषय होंगे जिसपे राज्य सूची मतलब राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों मिलकर ही कानून बनाएंगी, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। जैसे कि हम सबसे पहले संघ सूची की बात कर लेते हैं। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। इसमें क्या होगा, कौन कौन से विषय शामिल है, मुख्यतः जैसे कि प्रतिरक्षा है ना, यानी कि रक्षा के जो भी विषय है वो केंद्र सरकार के पास होता है। विदेशी मामले है, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा संबंधी, जैसे कि अभी 2000 के नोट बंद कर दिए केंद्र सरकार ने, तो ये राज्य सरकार के पास ये हक नहीं है कि भाई वो किसी मुद्रा को बंद कर दे या नई मुद्रा प्रचलित कर ले। ये अधिकार राज्य सरकारों के पास नहीं है, ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। तो ऐसे विषय है जिसपे केंद्र सरकार ये कानून बनाती है। लगभग पहले क्या थे, 97 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि संघ सूची में शामिल थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया, इसमें 3 और इंक्लूड किया गया है। लगभग 100 विषय है जिसमें संघ सूची में जिसको शामिल किया गया है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकारें क्या करती है, कानून बनाने का काम करती है। अब इसमें भाई देखो, जैसे कि पुलिस है, व्यापार
यानी कि जो भी व्यवहार हो रहा है राज्य के अंदर आसपास, एक राज्य से दूसरे राज्य में, वाणिज्य है, आपका कृषि है, सिंचाई है ना, ये सब प्रांतीय सरकार के विषय है, यानी कि राज्य सरकार के विषय है। राज्य सूची में इसको शामिल किया गया है और इसमें राज्य सरकार ही कानून बनाती है। इसमें कुल 66 विषय थी, परंतु इसमें घटा दिया गया। अब राज्य सूची के बहुत सारे विषय घट गए हैं और 61 विषय रह गए। ठीक है, अब हम समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं। तो भैया समवर्ती सूची में कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही सरकारें कानून बनाएगी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आ रही बात समझ में? जैसे कि शिक्षा है, ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसपे केंद्र सरकार भी राज्य मतलब कानून बनाती है और राज्य सरकार भी। अब जैसे आप देखेंगे कि भाई कई स्कूल आपके राज्य में ऐसे होंगे जो कि राज्य स्टेट बोर्ड के अंतर्गत चल रहे हैं, लेकिन उसी राज्य में केंद्र सरकार के स्कूल भी चल रहे होते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड से जुड़े होते हैं, है ना। तो ये आपने देखा होगा। वन है, वन के विषय है आपका, मजदूर संघ का विषय है, विवाह का विषय है, गोद लेना, है ना, उत्तराधिकारी जैसे जो विषय है, ये सब केंद्र और राज्य सूची दोनों, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों को ही दिए गए हैं। दोनों ही सरकारें मिलके इस पर कानून बनाती है। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच में जब टकराव हो जाता है, टकराव के समय भाई बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो 47 विषय थे पहले, लेकिन अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 52 सब्जेक्ट्स जो है ये समवर्ती सूची में शामिल है। लेकिन देखो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि भारत में केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। उसके बारे में मैं लास्ट में मैं कोशिश करूँगा कि भाई इस टॉपिक पे हम लास्ट में बात करें। एक बहस का विषय भी हो सकता है कि भाई भारत में केंद्र सरकार को इतना पावरफुल क्यों बनाया गया है। कई बार क्या होता है कि समवर्ती सूची के सभी विषयों पर जो केंद्र सरकार है उस कानून बनाना शुरू कर देती है, या फिर राज्य सूची के विषय पे भी केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो यहाँ पे भारत में केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या प्रावधान किए गए हैं, वो भी समझाऊंगा बहुत ही आसान और सरल भाषा में। मेरे को मालूम है अभी आप 10th क्लास में हैं, काफ़ी छोटे हैं, है ना, लेकिन चीज़ों को समझेंगे आप तो भाई आगे आपके जो टीचर्स हैं, स्कूल के टीचर हैं, वो भी आपको शाबाशी देंगे और आगे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। 11th 12th क्लास कॉलेज में जाएंगे, वहाँ भी आप तहलका मचाएंगे। ठीक है, तो नॉलेज लेना भाई बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आपको मालूम होगा, आप कहीं भी जाएंगे अपना परचम लहरा सकते हैं, अपना इज्जत करवा सकते हैं। ठीक है, तो वो सब भाई अपने हाथों में होता है भाई। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। अभी आप छोटे स्टूडेंट हैं, आपका काम है स्टडी करना, खेलना कूदना, मस्ती करना, है ना। जब पैसे कमाने की बारी आएगी आप पैसे भी कमाएंगे, आप लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन ये ही एज है जिसमें निर्धारित होता है कि आप कितने हार्ड वर्किंग है, आप कितने ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, है ना, विल पावर आपका कैसा है। ये सब चीज़ें भाई इसी समय आप दिखने लग जाता है, धीरे धीरे दिखने लग जाएगा ये सब। तो भाई आपको मेहनत करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। रोशन सा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और अपने कम से कम 4 दोस्तों को या 3 दोस्तों को, जो अब भाई अब मूवी का डायलॉग मैं मार रहा हूँ जो भी है, तो कम से कम 3 दोस्तों या 4 दोस्तों को भाई शेयर करो। उनको भी आगे बोलो कि भाई इस चैनल के लिंक को शेयर करें, इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, आप लोग ही इस चैनल को हिट करवा सकते हो। 1 लाख जो सब्सक्राइबर है वो टारगेट आप पूरा करवा सकते हो। ठीक है, तो मिल जाए फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।